नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट पर यह महा कवरेज लगातार जारी है, जिसमें फिलहाल कांग्रेस की बल्ले बल्ले होती दिख रही है। हरियाणा में 10 साल बाद कांग्रेस वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, न्यूज स्टेट पंजाब पर महा एग्जिट पोल, जहां पर तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को सीधे सीधे जो है वो बढ़त दिख रही है। वहीं बीजेपी 20 सीट या 20 से 30 के बीच जो है सिमट सकती है। हो सकता है कांग्रेस इस बार 50 के आंकड़े को पार कर जाए। न्यूज स्टेट पंजाब पर यह महा एग्जिट पोल पर कवरेज जारी है। रिपब्लिक एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखी है। भास्कर एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी है। 7 गारंटी जो दी थी यहां पर कांग्रेस ने, लगता है कि उसका जादू चलता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल ने यहां पर जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के फेवर में ही दिया है। और न्यूज स्टेट पर यह महा एग्जिट पोल आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में यह पूरा माहौल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, 49 से 61 सीटें, 20 से 32 पर बीजेपी और 0 से 1 पर आप और 2 से 3 पर बीएसपी प्लस यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये पीपल्स प्लस का एग्जिट पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल जो अब तक सामने आए हैं एक एक कर आपको हम दिखाएंगे। तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने हरियाणा के रण में ताकत लगाई, लेकिन यहां कांग्रेस की ताकत लगी है। ये ध्रुव रिसर्च एग्जिट पोल आपके सामने। यहाँ 50 से 64 सीटें, बीजेपी को 22 से 32, आम आदमी पार्टी 0 और बीएसपी प्लस 0 पर यहां पर दिखाई दे रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी का जादू हरियाणा में उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरह की पार्टी उम्मीद कर रही थी दिल्ली पंजाब के बाद। अब आपको आगे बढ़ते हुए अगला एग्जिट पोल दिखाते हैं, और यह एग्जिट पोल किसका है? यह हरियाणा का महापोल आप देखिए, जिसमें पोल में 59 सीटें कांग्रेस को दिख रही हैं, 28 सीटें बीजेपी को, आपको 1 और बीएसपी प्लस को 3 यहां पर दिख रही हैं, जिसमें आप देखेंगे 60 के करीब जो है 90 में से पहुंचती हुई दिखाई दे रही है जो कांग्रेस पार्टी। यानी कि एक तरफा माहौल की जो बात हो रही थी वो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल यहां पर बीजेपी को 32 से ज्यादा सीटें नहीं दिखा रहा है। यानी कि पिछली बार जो 40 थी, अगर हम हाईएस्ट भी लेकर चलें तो उसमें भी 8 सीटें कम हैं, जबकि कांग्रेस ने यहां पर सबसे ज्यादा गेन किया है। 7 वादे किए थे यहां पर, जिसमें महिला शक्ति, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित भविष्य, खुशहाल परिवार, गरीब को छत, समृद्ध किसान और पिछड़ा अधिकार। ये चीज कांग्रेस की यहां पर चलती हुई नजर आई। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री, सभी ने पूरा दम लगाया, लेकिन वादों पर कहीं ना कहीं अब जनता को एतबार नहीं था। महिलाओं को 2100 रुपए देने तक की बात कही गई, लेकिन उसका जादू भी चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। ये आप तस्वीर यहां पर समझ लीजिए पोल ऑफ पोल में, जिसमें 59 तक सीटें दिख रही हैं। और हमारे साथ देखिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता रमन मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, आप लोग जहां दावा कर रहे थे 50 प्लस का, यहां पर 30 प्लस भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी? हालांकि गुजरात में भी आपने ये फॉर्मूला किया था, वो वहां पर चल गया, जहां पे आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, कैबिनेट बदल दी, लेकिन हरियाणा के मिजाज में वो नहीं था। और वो एक कहीं ना कहीं पिक्चर हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिल गई थी, जहां पर आपका वोट परसेंटेज कांग्रेस के वोट परसेंटेज से कम आया था। देखिए, मैं आपको बार बार यही चीज बता रहा हूं कि जिस समय मैंने अपना आकलन शुरू करा था जी, उससे जिस समय आज हम खड़े हैं इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं। और हम अगर ये बार बार बोलते हैं कि जी कांग्रेस को गेन हुआ, लेकिन कांग्रेस के इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों आप उनको डिस्काउंट करे जा रहे हैं, और यही जो आंकड़ा है वहां पे फेरबदल होगी, मेरे को ऐसा लगता है। कितना फेरबदल होगा सर? थोड़ा उसको और एलोबरेट कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था भाई साहब? जी नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, एलोबरेट कर दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं छत्तीसगढ़ की प्रेडिक्शन क्या थी? ऐसे तो बहुत सारे एग्जिट पोल हैं सर, अभी तो जो है आंकड़ा उसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मानिए इसको। छत्तीसगढ़ में पलटा सर, बिल्कुल पलटा। कांग्रेस की वहां पर सरकार बताई जा रही थी, पलटा, वहां बीजेपी के पक्ष में आया। मेरे को ऐसा लगता है इसी प्रकार का कुछ ना कुछ यहाँ होने वाला है। और मेरा आकलन किस पे है, क्योंकि आपसे पहले जो बैठे हुए थे एंकर, मैंने उनको भी यही बोला था कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं
जो मेरे को इस डिसीजन को जनता के माध्यम से पलटते हुए दिखते हैं। और उन फैक्टर्स को अगर आप डिस्काउंट करना चाहें तो वो आपका मर्जी, क्योंकि ठीक, चैनल मैं कर आपकी लेता हूं सर। अभी तो देखिए आपकी बात भी माननी पड़ेगी, आंकड़ों की बात भी माननी पड़ेगी, अभी अपनी जगह सब सही। अगर देखिए मैं लेकिन एक चीज, आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया सर, छत्तीसगढ़ में वहां पर आपको याद होगा सरकार तो कांग्रेस की थी, वहां पर भी एक कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ गुस्सा था, वो दिखा, वो आप लोगों के फेवर में चला गया। यहां सरकार आपकी है और उस गुस्से की बात बार बार कांग्रेस कर रही है कि यहां पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और शायद यही वजह थी कि आपने मुख्यमंत्री भी बदले वहां पर। देखिए, मैं ये समझ रहा हूं, जहां तक मेरे को समझ में आ रही है, कि एक एंटी इनकम्बेंसी को आप मना करें वो आपकी मूर्खता होगी, इसलिए वो मैं काम नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या उस एंटी इनकम्बेंसी से जब एक लाउड माउथ, एक जो शोर मचाया 16 सीटों वाले लोगों ने, और उसके अलावा ये शोर मचाया कि जी हम ऐसे नौकरी बांटेंगे, हम पहले अपना घर भरेंगे, या जाति सूचक वर्ड्स हुए। देखिए, फैग एंड जो था इलेक्शन का, उसमें बहुत सारी गलतियां कांग्रेस के नेतृत्व और कांग्रेस के जो नेता थे, जो लड़ रहे थे और जो लड़वा रहे थे, उन सब ने बहुत सारी गलतियां करी हैं। आप अगर इस तरीके के चुनाव में वो गलतियां करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा। आप अगर उस चीजों को आकलन करते हैं, और ये मत भूलिए कि 6 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पहले चुनावों में सिर्फ 2 मुख्य पार्टी पूरी तरीके से लड़ रही होती थी, बाकी अधमने मन से लड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ इस बारी ये बहुत बड़ा फर्क आया है। अगर मैं ये बोलता हूं, अगर एक 80,000 या 1 लाख वोटों की सीट है, या 1.25 लाख वोटों का पोलिंग होती है, उसमें से इन 6 में से एक भी 8,000 10,000 वोट ले जाता है, वो समीकरण बदल सकता है, हमारे लिए भी, कांग्रेस के लिए भी। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपसे समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं राय सिंह गुज्जर जी के पास भी जाऊंगा। कई नेता जो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज थे, कभी उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करते थे, वो आपके पास आए, वो भी अंत में अभी 2 दिन पहले छोड़कर चले गए। अशोक तंवर, किरण चौधरी आ गए यहाँ पर, तो ये क्या वो भी भाप गए थे चीजों को कि सत्ता आने वाली नहीं है बीजेपी के वापस? नहीं, एक मिनट। इससे देखिए, एक व्यक्ति का मैंने अपनी लीडरशिप को बड़े स्पष्ट रूप से ये बोला था अपनी ईमेल्स में कि इट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। आपका डिसीजन है, मेरा मत ये है, और मैं आप पार्टी के मत के साथ हूं। मेरा हमेशा से स्टैंड ये रहा है कि मेरी इंडिपेंडेंट ओपिनियन ये है, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा मैं उसके साथ हूं। अगर एक व्यक्ति कांग्रेस से निकलता है, अपना एक पार्टी बनाता है, फिर टीएमसी, उससे पहले टीएमसी में भी जाता है, आम आदमी पार्टी में भी जाता है, सब जगह होके आ रहा है, तो आपको उसके बनिस्बत ऐसे कैंडिडेट जिसने आपके लिए अच्छे तरीके से काम करा है, उसको ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करना चाहिए। ये मेरा मत था। मैंने ये अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को, जिनको बोलना चाहिए था वो बोला था, लेकिन उन्होंने जो अपना निर्णय करा, मैं उसके साथ खड़ा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि हमारी पार्टी में से इस चुनाव के दौरान काफी पलायन भी हुआ। वो पलायन मूलतः उन लोगों का हुआ, या तो जो किसी जमाने में भाजपा में आए, चाहे वो 14 से पहले आए या बाद में आए, लेकिन वो मूलतः पार्टी के जन्मजात कार्यकर्ता नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको सीनियर लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा। और इससे अभी से ही हम लोग हमेशा, एक हमारी प्रक्रिया रहती है कि हम किसी भी घटना को बिना आकलन करे, बिना स्टडी करे नहीं छोड़ते। आपको ये अगर कोई भ्रम में बैठेगा कि लोकसभा के अंदर जिस प्रकार का गुरमीत जी, क्या ये कुछ नेता भाप गए थे, और जिसका जिक्र रमन जी भी कर रहे हैं, मैंने भी सवाल पूछा, और ये अब इसमें वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था वो याद रखना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में परिस्थिति ये थी कि वहां कांग्रेस की सरकार थी, यहां भाजपा की सरकार है, वहां वो सरकार गई। क्या यहां भी आपको लग रहा है कि कोई उलटफेर इस एग्जिट पोल में हो सकता है? क्योंकि शुरू से हवा तो यही कही जा रही थी कि कांग्रेस स्ट्रांग है यहां पर।
हेमंत जी ने जो बात हाँ, उससे ऐसा लगता है उससे पहले कोई बड़ा उलट। एक मिनट राय सिंह गुर्जर जी, एक मिनट, गुरमीत जी से सवाल था, गुरमीत जी बोलिए। तो उससे लगता नहीं था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से अपने इस चुनाव में अपनी स्थिति को कम से कम जिसे कहते हैं रिस्पेक्टफुल फाइट बनाने वाली बात। मान लीजिए अगर उनकी 25 सीटें आ जाती हैं तो वो एक रिस्पेक्टेबल वो हो जाएगी 10 साल की सरकार के बाद। और आगे देखिए वक्त गुजरने का नहीं लगता। जो घड़ी मैंने पहले कहा कि जो घड़ी में हुई होती है तो 10 से जैसे 5 जैसे 12 से 6 पे जाती है, अगर वो 12 ऊपर भी जाती है, इसलिए कि बड़ा उलटफेर हो। और जिस तरह की समस्याएं कांग्रेस में की कई समस्याएं भारतीय जनता पार्टी में जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी की, अब वो पार्टियों में वो पार्टी में डिफरेंस वाली बात तो रह नहीं गई। तो अब तो आप परिवारवाद की बात करते हैं तो किरण चौधरी पुत्री भी चुनाव लड़ रही। ठीक है सर, थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं। तब तक मैं राय सिंह गुर्जर जी एक चीज़ ज़रूर समझना चाहूँगा आपसे कि कुछ कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो आपको जो आंकड़ा है 46 तक का उससे थोड़ा सा 1-2 सीट कम दे रहे हैं। अब आपका जो स्वाभाविक सा गठबंधन दिख रहा था वो था आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन उस आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। तो बचती हैं INLD, इसके बाद JJP। यहां पर फिर कोई समीकरण आपके बन सकते हैं इन पार्टियों के साथ अगर 1-2 सीट की कोई जरूरत पड़ गई तो? देखिए ये सवाल आपसे पहले जो हमारे साथी एंकर थे उन्होंने भी किया था। ये बड़ा साफ है, बड़ा स्पष्ट है कि पहले तो कांग्रेस का प्रदेश की जनता ने बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का एक प्रमाण जारी कर दिया है आज सम्मानित मतदाता। दूसरी बात, अगर ऐसी परिस्थिति कोई होती भी है, ये 8 तारीख के बाद चुनाव की प्रक्रिया में जब परिणाम सामने आएंगे तब हम उस पर कोई प्रश्न, कोई बात, कोई मुद्दा रख सकते। और हम काल्पनिक बात मान भी लेते हैं आपकी, इस प्रकार की परिस्थिति होती भी है तो ये कार्य शीर्ष नेतृत्व का है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो स्वाभाविक मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है फिजिबल रह सकता है कांग्रेस के लिए? देखिए इस प्रकार की काल्पनिक बातें हैं, ये तो परिस्थितियां लगेंगी तब संभव होगा, तभी कोई बात इस पर। क्योंकि पिछली बार भी देखिए JJP किंग मेकर रही, उप मुख्यमंत्री भी बन गए उनकी पार्टी के नेता, तो छोटी पार्टियां कई बार बड़ी भूमिका में आ जाती हैं। हालांकि अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं उसके एग्जिट पोल को देखते हुए। लेकिन मोहित, एक चीज मैं जरूर जानना चाहता हूं, ये सरकार के खिलाफ केवल एंटी इनकम्बेंसी थी या ये कांग्रेस की रणनीति थी? क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस काफी बिखरी हुई कई बार नजर आई। किरण चौधरी अलग राह चलती थी, अशोक तंवर अलग राह चलते थे, भूपेंद्र हुड्डा अलग राह चलते थे, कुमारी शैलजा की अलग अपनी लाइन होती थी। ये एकजुट कैसे कुनबा हुआ? ये कांग्रेस की जीत है या बीजेपी की हार है? इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं? देखिए दोनों है, दोनों बातें इसमें है। आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी बात आपने कही कि पार्टी की रणनीति, तो दोनों ही मुकम्मल तौर पे काम करती हुई नजर आई। सत्ता विरोधी लहर तो थी, तमाम मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे थे, नौजवानों के मुद्दे थे, पहलवानों के मुद्दे थे, अग्निवीर का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था। ये सारे मुद्दे ज़मीन पर तो थे, लेकिन इन मुद्दों को भुनाया कैसे जाए, तो इन मुद्दों को भुनाने का काम पार्टी ने किया। उसको लेकर नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बनाने के साथ साथ जो है ज़मीन पर उतारा गया। देखिए जो आज जीत हुई है इसकी बुनियाद देखिए राहुल गांधी की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की थी, मैंने उस यात्रा को कवर किया था। GT बेल्ट से जब यात्रा निकली थी तो हरियाणा के ज़्यादातर लोग आए, मैक्सिमम लोग आए। उस भारत यात्री तो थे 100-200, लेकिन हज़ारों की तादाद में जो भीड़ आई थी उससे कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बन गया था कि हरियाणा राहुल गांधी के साथ हो रहा है, कांग्रेस के साथ हो रहा है। उसके अलावा 10 सालों की जो सरकार रही है उसमें किसानों का आंदोलन रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, ये अभी ठीक है एक दूसरे के गुटबाजी में हम कह सकते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इनके मतभेदों को सुलझाया जाए, इनके मतभेदों का समाधान निकाला जाए।
जो एक नैरेटिव बीच में बना था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई दलितों का अपमान कर रही है। लेकिन देखिए कि चुनाव से कुछ दिन पहले अशोक तंवर, जो दलितों के एक तरीके से सिरसा में उनकी अच्छी पकड़ है, दलितों के नेता के तौर पर उनको देखा जाता है, कुमारी शैलजा वो दलितों की नेता हैं, एक तरीके से उनको देखा जाता है। 21% मतों को बटे ना, इसको लेके भी कांग्रेस पार्टी ने बीच में, हाँ 13 दिनों तक प्रचार शैलजा नहीं करने आई थी, लेकिन उसके बाद जो है खरगे से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी से 2 बार उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में राहुल गांधी ने उनको आश्वासन दिया, बताया कि आपको कोई भी, अगर आपको कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली खरगे जी से मिलिए, हमसे मिलिए। तो उन मुद्दों को पार्टी ने सुना, उसका समाधान निकालने की कोशिश की, लिहाजा शैलजा असंध की रैली में गई, राहुल गांधी थे, जो है वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उसके बाद अंबाला में राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़ के जो है मंच पर उठा दिया। तो एक नैरेटिव, एक मैसेज दिया कि पार्टी में एकजुटता है, कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, विरोधी जो है, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, जेजेपी की बात कर ले, इन लोगों ने एक मुद्दा बनाया था, मुद्दा यही बनाया था कि भाई दलितों के साथ अत्याचार कर रही है। लेकिन एक बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने जो संविधान की बात की थी, मैंने दलित नौजवानों से बात की थी, महिलाओं से बात की थी, उनका ये कहना था कि राहुल गांधी संविधान को लेकर जो बात कर रहे हैं ना, वो उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है। आरक्षण का मुद्दा जो था वो भी एक बड़ा मुद्दा था। तो जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, तो दलितों में, पिछड़ों में एक ये मुद्दा था, तो वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर आया। जो हम लोग एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस बहुत आगे दिखाई दे रही है। तो ये सारे मुद्दे थे, पार्टी की रणनीति भी थी, मुद्दे थे, और एंटी जो कंवेंसी थी वो भी था।